अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है हम सफ़र की अगली किस्त। हरीम के चेहरे को कभी फ़िक्र कभी मोहब्बत से तकते न जाने किस वक़्त उनकी आँख लग गई। कमरे में कोई शोर शराबा नहीं था। फिर पता नहीं किस चीज़ ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। आँख खुलते ही सबसे पहले उसने अपने हाथ पर सर रख कर सोई हरीम को देखा। वो बिल्कुल बेफ़िक्री वाली गहरी नींद सोई हुई थी। उसकी साँसें, उसके दिल की धड़कन सब कुछ नॉर्मल था। पिछले कई दिनों से वो रात में यूं ही नींद से बेदार होकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कनों को महसूस किया करता था। उसकी सांसों के ज़ेर बम को देखता था। हरीम को पुरसुकून सोया देखकर उसने बराबर वाली जगह को देखा। वो जगह खाली थी। खैरत वहाँ नहीं थी। गर्दन घुमा के उसने वॉशरूम की तरफ देखा। उसकी लाइट ऑफ थी। शायद वो पानी पीने किचन में गई होगी। घड़ी पर नजर डालते उसने सोचा इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। 10-12 मिनट गुजरे और वो कमरे में वापस ना आई। तब हरीम का सर आहिस्तगी से अपने बाजू से हटाता वो बेड से खड़ा हो गया। कमरे से दबे पाँव बगैर कोई आवाज़ और आहट पैदा किए वो बाहर निकला। पूरे अपार्टमेंट में अंधेरे और खामोशी का राज था। कहीं कोई आहट, कोई आवाज़, कोई रोशनी नहीं थी। कॉरिडोर में ज़रा आगे बढ़ने पर उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ सुनाई दी। यूँ लगा कोई घुट घुट कर रो रहा है। यह आवाज़ लिविंग रूम से आ रही थी। वो आहिस्तगी से चलता लिविंग रूम के खुले दरवाजे पर आकर रुक गया। एक बड़ी सी सफ़ेद चादर लपेटे जाए नमाज बिछाए खिरत सजदे में थी। वो रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ बहुत मध्यम, बहुत हल्की थी, मगर रात की इस गहरी खामोशी में उसे कॉरिडोर तक सुनाई दे रही थी। वो सिसक कर रोते कुछ दुआएं भी पढ़ रही थी। वो बहुत देर खड़ा टिकटिकी बांधे बिल्कुल खामोशी से उसे देखता रहा। अल्लाह से राब्ता जोड़े सजदा रेज़ हुए, खुद फरामोशी की कैफियत में मुब्तला। उसे उसकी आमद की कोई खबर नहीं हुई थी। बहुत देर तक उसे देखते रहने के बाद वो जिस खामोशी से वहाँ आकर खड़ा हुआ था, उसी खामोशी से पलट भी गया। कमरे में आकर हरीम के बराबर लेटते वो बिल्कुल गुमसुम था। जागा हुआ लेटा और हरीम को देख रहा था और सोच पता नहीं क्या रहा था। कुछ सोच भी रहा था या नहीं, उसे खुद मालूम नहीं था। हरीम के अस्पताल जाकर कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह होने थे, जिसके बाद उसे वहाँ नहार मुँह पहुँचना था। इन टेस्टों के बाद ही उसे नाश्ता करना था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपनी बेटी के हाथों का बना उसकी पसंद का नाश्ता, उसकी मनपसंद अशिया पर मुश्तमिल बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाकर सलीके से पैक करे। उन तमाम कामों से फारिग होकर उसने हरीम को जगाया। उसका मुंह धुलाया, उसको तैयार किया। एनी की प्रांग और बहुत दूसरा सा साजो सामान। इसलिए हरीम उसके समझाने पर एंजेलिना को साथ ले जाने पर आमदा हो गई थी। अपना कलरिंग और ड्राइंग बॉक्स, कलर पेंसिल बॉक्स उसने बैग में रखवाई थी। अभी तो वो इतनी खुश थी जैसे किसी पिकनिक पे जा रहे हों। उसके लिए तैयार होकर साजो सामान लेकर हॉस्पिटल जाना भी जैसे एक तफरीह ही था। डॉक्टर अंसारी ने बताया था कि सर्जरी के बाद 10 से 12 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। फिर घर आने के बाद उसका बेड रेस्ट और मुकम्मल एहतियात बरते जाने का अरसा कम अज़ कम 2-2.5 महीने पर मुश्तमिल होगा। चलें? अशा ने पूछा। वो दिल में चंद कुरानी सूरतों का विर्द कर रही थी। झुक कर उसने हरीम को के ऊपर दम किया। फिर अशर के सवाल का जवाब हाँ में दिया। अशर ने हरीम को गोद में उठा लिया। तीनों घर से बाहर निकले। तब उसने अपने दिल की तमाम शिद्दतों और सच्चाइयों से अल्लाह को पुकारा। बहुत बीमार है, इस हालत में मेरी बेटी यहाँ से जा रही है। मेरे अल्लाह, तू ऐसा करम कर दे कि हर बीमारी से आज़ाद होकर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त होकर मेरी बेटी इस घर में वापस लौटे। मेरी आंखों को कोई मंजर दिखाना मेरे अल्लाह। वो बेसमेंट में मौजूद पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंचे भी नहीं थे कि हरीम अपने फेवरेट चॉकलेट कुकीज़ खरीदने की फरमाइश कर रही थी। उससे कोई भी मोहब्बत किए बगैर उसे गोद में उठाए अपने साथ बेसमेंट से बाहर ले आया। वो हरीम को उसके पसंद के कुकीज़ दिलाकर वापस लाया तो फिर उसे गाड़ी के पास खड़ी नजर आई। किरत के पास ही तीन मनचले लाउबाली किस्म के नौमर लड़के भी नजर आए, जो बेसमेंट में बिल्कुल तन्हा खड़ी लड़की को देखकर उस पर बेहुदा कमेंट्स पास कर रहे थे। तीनों खिरत के सामने गाड़ी पर चढ़कर बैठे थे और वो इन्हें इग्नोर करके दूसरी तरफ देख रही थी। अपने कदमों की रफ्तार उसने एकदम ही बढ़ाई और बजाय अपनी गाड़ी के तरफ आने की तेज़ी से चलता हुआ तीनों के पास जाकर खड़ा हो गया।
उसके तासुरात में यकीनन ऐसी कोई बात ज़रूर थी कि तीनों गड़बड़ा कर एक दूसरे एकदम ही खामोश हो गए। इसी बिल्डिंग में रहते हो तुम तीनों? इन तीनों में से एक लड़के को वो पहचानता था। उसे बौखलाता देखकर उसके दोनों दोस्त भी घबरा गए। वो तीनों एकदम गाड़ी के लिए ऊपर से उतरकर बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। करता हूँ तुम लोगों को कुछ इंतज़ाम। चंद सेकंड तक उसे गैज़ो गज़ब की मुश्तइल निगाहों से देखने के बाद वो धमकाती निगाहों से उन्हें देखता उन तीनों के सामने से हट गया। उसे इंतहाई शदीद गुस्सा आ रहा था। तीनों लड़कों को बदस्तूर मुश्तइल निगाहों से देखते उसने गाड़ी स्टार्ट की। इस लम्हे उसकी बराबर वाली नशिस्त पर बैठी खिरद पर नजर पड़ी, जो बिल्कुल खामोश और हमेशा की तरह बिल्कुल संजीदा थी। मगर उसके चेहरे पर एक उचटती सी सरसरी निगाह जो उस पर पड़ी, उसकी आंखों में अजीब सा तासुर नजर आया। क्या था उसकी आंखों में इस वक्त? तंज, तमस्खर या इस्तेज़ा? गाड़ी अस्पताल के अहाते में आकर रुक चुकी थी। शहर के महंगे इलाके में कायम इस अस्पताल की इमारत का एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों निहायत शानदार थे। ये प्री ऑपरेटिव डे था और आज हरीम के दोबारा कई टेस्ट होने थे। चुनाचे अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले वो लोग इसी मरहले से गुजरे। हरीम फिलहाल इनमें से किसी चीज़ से बेजार नहीं हुई थी। अस्पताल की इस कुशादा और आरामदेह और तमाम सहूलियात से आलस्ता रूम में वो बेड पर मज़े से तकिए लगाकर बैठी थी। 1:15 के करीब डॉक्टर अंसारी हरीम के रूम में आए। हरीम के साथ चंद पुरलुत्फ सी बातें करते डॉक्टर अंसारी ने उसका मुआयना किया। अपने साथ मौजूद नर्स और डॉक्टर को आज तमाम दिन भर हरीम के ऑब्जर्वेशन के हवाले से चंद हिदायत दी और अशर को ये भी बताया कि अभी कुछ दिनों में डॉक्टर सफियान रज़ी, जो हरीम की सर्जरी के दौरान टीम को लीड करेंगे, आन पहुंचेंगे। डॉक्टर सफियान रज़ी उनके जाने के आधे पौने घंटे बाद हरीम के रूम में आए। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने अशर और खैरत से हरीम की गुज़िश्ता और मौजूदा सेहत के मुतालिक कुछ सवालात किए। डॉक्टर अंसारी तो पहले ही खूब वाकिफ़ थे और वो इन्हें पसंद करती थी। ये पसंदीदगी उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। कल सुबह हरीम की सर्जरी थी। डॉक्टर रज़ी ने हरीम के रूम से निकलने से पहले इन लोगों को ख़ुसूसियत से इस चीज़ की ताकीद की कि हरीम को रात में ठोस ग़िज़ा देनी कब से बंद कर देनी है और फिर इसके बाद सूप, जूसेस और पानी वगैरह किस वक्त तक के बाद देना है। हरीम हर बात से बेखबर एक कलरिंग बुक में रंग भरने में मसरूफ़ थी। अपने रोज़ाना के मामूल के बरखिलाफ आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, इसलिए कलरिंग करते करते उसे नींद आने लगी। फिर उसे तकिए पे लिटाया और उससे बातें करते करते वो चंद मिनट में ही सो गई। डॉक्टर रज़ी के जाने के कुछ देर बाद अशर कमरे से बाहर चला गया। इससे कुछ कहे बगैर गया, मगर वो जानती थी कि वो कहाँ गया है। अशर की वापसी आधे घंटे बाद हुई। कमरे में आकर अशर ने सोई हरीम को एक नज़र बगौर देखा, फिर सामने खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गया। वो हरीम के पास से आहिस्तगी से उठकर उसके पास आकर बैठ गई। आपकी डॉक्टर अंसारी से बात हुई? उन्होंने कहा था हरीम की सर्जरी में कोई ख़तरा नहीं, इसमें 1% से भी कम रिस्क है। क्या अब भी वो यही बात कह रहे हैं? और ये ऑपरेशन कितने घंटों तक होगा? ऑपरेशन के बाद जब हरीम को होश आएगी तो किसे बहुत तकलीफ होगी। उसे ये सब कहते अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हो रही थी। खौफ और हरास उसके चेहरे पर फैला हुआ था। परेशानी और टेंशन उसके चेहरे से नजर आ रही थी। वो तसल्ली आमेज लहजे में बोला, हाँ डॉक्टर अंसारी से भी बात हुई है मेरी। ऑपरेशन की कामयाबी के बारे में बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। हमें डरने और फिक्र करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब होगा। इससे दर्द नहीं होगा, कम से कम ऐसा दर्द नहीं होगा जो बर्दाश्त से बाहर हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गलूदगी में रखा जाएगा। वो हरीम को देखते हुए उससे बात कर रहा था। चंद सेकंड दोनों ही खामोशी से अपनी बेखबर सोई बेटी को देखते रहे। हमें हमें हरीम को थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझाना चाहिए। ऑपरेशन क्या होता है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सब वो अभी बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। मगर जब होश में आएगी तब तो उसे महसूस हो जाएगा कि उसके साथ कुछ हुआ है। हर तरह की मेडिसिन दिए जाने के बावजूद बहरहाल उसे दर्द, तकलीफ और बेचैनी भी महसूस होगी। हमें उस सिचुएशन के लिए भी अभी से ज़हनी तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है। वो अब उसकी तरफ देखकर बोल रहा था, हरीम की अब तक की मुख्तसर सी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक दोराहे पर
वो एक मर्तबा फिर अच्छे बाप होने का सबूत पेश कर रहा था। सर हिलाकर उसने अशर की बात से इत्तफाक किया। थोड़ी बात देर बाद उसके और अपने दरमियान सोफे पर एक ट्रे रखी थी। खा लो। संजीदा अंदाज में उसने उससे कहा। उसे खाने पीने किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मुझे भूख नहीं लग रही। ट्रे की तरफ किसी खास तवज्जो को देखे बगैर उसने जवाब दिया। इससे खाने के लिए कुछ मजीद कहे बगैर अशर ने खाने के चंद लुकमे लिए। थोड़ी देर में हरीम सोकर उठ गई। उसे उसने उठकर हरीम के लिए एक गिलास एप्पल जूस निकाला और उसे जूस पीता देखते दिल में सोचने लगी कि इसे आसान लफ्ज़ों में किस तरह सारी बात समझाए। हरीम, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि हरीम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसे गंदी गंदी कड़वी मेडिसिन भी घर जाकर नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए हमें हरीम का थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। हरीम के बालों को प्यार से संवारते उसने कहा। इस इलाज के लिए हमें हरीम को एक स्पेशल रूम में रखना पड़ेगा। वहाँ डॉक्टर अंकल होंगे, नर्स होंगी और पापा और मामा भी वहाँ हरीम के पास होंगे। मगर डॉक्टर अंकल ने कहा है मामा पापा इस रूम में हरीम के साथ सारा वक्त नहीं रह सकते। हरीम जो मज़े से खुश जायका जूस के साथ सिप ले रही थी, हैरानी से उसका चेहरा देखती मासूमियत से बोली, हरीम रात को अकेली सोएगी? उसने मदद के लिए अशर की तरफ देखा। अकेली नहीं, वहाँ बहुत अच्छी बहुत स्वीट सी नर्स आंटी होंगी जो हरीम का बहुत ज़रा ख्याल रखेंगी। बहुत अच्छे वाले डॉक्टर अंकल होंगे, वो भी हरीम का खूब ख्याल रखेंगे। मामा और पापा इस रूम के बाहर हरीम के बिल्कुल पास ही होंगे। हरीम का जिस वक्त दिल चाहेगा मामा पापा उसके पास आ जाएंगे। बस फट से नर्स से कहें कि हमें बुला लाए। हमारी प्रिंसेस तो बहुत बहादुर है, वो तो मामा पापा के बगैर भी रह सकती है कि नहीं? अशर ने बड़े प्यार से उसे समझाया। हरीम के चेहरे पर उलझन और कुछ परेशानी से थी। उसके बगैर वो रात को नहीं सो सकती थी। खैरत को मालूम था मामा के बगैर रात में अकेली वो बेटी के तासुरात को बगौर देख रही थी। उन दोनों की बताई हुई इस नई बात से हरगिज़ खुश नहीं थी, मगर मजबूर थी। पापा ने बहादुर होने की बात कहती थी। वो खुद को हर हाल में बहादुर कहलवाना चाहती थी, इसलिए मजबूरी के से आलम में गर्दन इकरार में सर हिला दिया। शाम के 6 बज रहे थे। ये विजिटिंग आवर्स थे। खैरत बाथरूम में थी और हरीम के साथ बैठा बातें कर रहा था जब उनके दरवाजे पर हर किसी दस्तक देखकर एक खातून अंदर आई। पहली नज़र में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान सका। अलबत्ता हरीम ने बड़ी गर्मजोशी से इन्हें सलाम किया और साथ ही किसी फिज़ा बाजी का पूछा। फिज़ा बाजी नहीं है? फिज़ा बाजी घर पर पढ़ाई कर रही हैं, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसलिए। हरीम के करीब आकर उसने सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते और उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे याद आया ये वही खातून हैं जिनके पास हरीम और खैरत इनके आने के से पहले रह रही थी। वो इनसे इंतहाई खुश इखलाक़ और खुंदा पेशानी से मिला। आप बैठिए, खैरत बाथरूम में है। तभी खैरत बाथरूम से नमाज के लिए दुपट्टा लपेटती निकली। उन्हें सामने बैठा देखकर वालेहाना अंदाज में उनकी सिमत बढ़ी। आपको इतनी सहमत करने की क्या ज़रूरत थी? आंटी फ़ोन करके हरीम की खैरियत पूछ लेती। वो उनके गले लग गई थी। अफशीन में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिए। खबरदार जो ये लफ्ज़ सहमत दोबारा इस्तेमाल किया मेरे लिए तो नहीं बोलूँगी। मैं तो बस आपके घुटनों की तकलीफ़ की वजह से कह रही थी। वो उनके साथ सोफे पर बैठ गई। वो खैरत से हल्की फुल्की मगर तसल्ली आमेज़ गुफ्तगू कर रही थी। वो वाकई मुहज़्ज़िब खातून थी। हरीम के पास सिर्फ 15-20 मिनट ही रह गए थे कि वो जाने के लिए उठ गई। खैरत ने सोफे पर बैठकर इन्हें वहीं से खुदाफिज कह दिया, जबकि वो उन्हें खुदाफिज कहने के लिए बाहर लिफ्ट तक उनके साथ आया था। हरीम की अयादत के लिए आने पर उनका बहुत सारा शुक्रिया भी अदा किया था। कार्डियोलॉजिस्ट ने आकर हरीम का तफसीली तक चेकअप किया। उसने नर्स को हरीम को कोई मेडिसिन देने को कहा। वो और अशर दोनों हरीम के पास खड़े थे। क्या होने वाला है? हरीम को कुछ पता नहीं था। मुस्कुरा रही थी और वो पलके झपका झपका कर आंसुओं को पीती हरीम से रोज़मर्रा जैसी बातें कर रही थी। उसने अपना हाथ हरीम की पेशानी पर रखा हुआ था। जैसे जैसे दवा का उस पर असर होना था, वैसे वैसे उसकी भोली भाली अनजान बेटी को गनूदगी में चले जाना था।
जैसे ही हरीम गनुदगी में चली जाती उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाना था। हरीम अपनी लंबी घनी पलकों को जबरदस्ती उठा उठा कर अपनी गहरी सी आंखों को बंद होने से रोक रही थी। वो मुस्कुराते हुए मामा की बात पूरी सुनना चाहती थी, मगर उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। उसने झुककर बेटी की पेशानी को चूमा। उसने ऑपरेशन थिएटर ले जाने की तैयारी होने लगी। उसका दिल चाहा वो बेटी के दिल को चीर फाड़ करने से इन डॉक्टरों को रोक दे। ये ऑपरेशन उसकी बेटी की ज़िंदगी के लिए जितना भी नागज़ीर सही, वो कैसे सहेगी तो इस तकलीफ को कि उसके दिल को खोला जाए, उसका खून बहे, उसे नोकीले औजार चुभें, उसके दिल को काम करने से रोककर उसे किसी मशीन पर जिंदा रखा जाए। उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। वो पूरी की पूरी बुरी तरह कांप रही थी। इस पल किसी ने उसके कांपते हुए सर्द हाथों को अपने गर्म हाथों में ले लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा का पैगाम देना नर्म सा तासुर फैलाया हुआ था। इस पर उसे तसल्ली, उसे सहारा देकर, सहारे से बढ़कर इसके लिए कोई और चीज़ हो भी नहीं सकती थी। उसने अपना कांपता हुआ दूसरा हाथ भी उसके हाथों के ऊपर रख दिया और उसने उसे भी मजबूती से थाम लिया। हरीम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। वो दोनों कॉरिडोर में खड़े थे। अशर ने उसे कंधे से पकड़कर बेंच पर बिठा लिया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। वो अपने दिलो दिमाग और अपनी सोचों को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तस्बीहात, वज़ाइफ और दुआओं में लगाए रखना चाहती थी, मगर फिर भी हज़ार ना चाहने के बावजूद उसे रह रह कर यही ख्याल आए जा रहा था कि इस वक्त हरीम के साथ क्या हो रहा होगा। डॉक्टर अंसारी ने सर्जरी का तो जो तमाम प्रोसीजर उन्हें तफसील से समझाया था, वो खौफ और अजियत से कांप रही थी। वो अपना सारा ध्यान से दुआओं पर रखना चाहती थी, मगर उसके जहन में ऑपरेशन रूम का अंदरूनी तस्वुराती मंजर मुसलसल आए चला जा रहा था। हरीम ठीक हो जाएगी ना? ऑपरेटिंग रूम के खौफनाक मंजर से पीछा छुड़ाकर उसने अशर की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिर रहे थे। उसे बहुत धुंधला धुंधला सा नजर आया। इंशाअल्लाह हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो अपने हाथ से उसके चेहरे पर बिखरे आंसुओं को साफ करता आहिस्तगी से बोला। वो यकदम उसके कंधे पर सर रख कर रो पड़ी। अगर हरीम को कुछ हुआ तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अभी तो इतनी छोटी है मेरी बेटी, अभी तो उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा। उसकी टीचर उसकी जहानत की मुझसे इतनी तारीफ़ें करती थी। मैंने उन्हें बताया वो बहुत ज़हीन और बहुत काबिल बाप की बेटी है। उसके पापा अमेरिका से पढ़ कर आए हैं। वो उसके कंधे पर सर रख कर रोते हुए बोल रही थी, हमारी बेटी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दुनिया की जिस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगी मैं उसे वहाँ भेजूँगा। आई प्रॉमिस यू। अशर की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसके कंधे से सर उठाकर उसने देखा। उसने बड़े ज़ब्त से आंसुओं को रोक रखा था। हरीम ने फूलों के बीच गमलों में जो डाले थे उसमें पौधा नहीं निकला ना? उसकी ज़हनी रूह भटक गई थी, किसी और से नहीं। अभी थोड़े दिन लगेंगे। उसने रसानी से इसके सवाल का जवाब दिया। जब इसमें फूल खिलेंगे तब हरीम होगी ना वहाँ उन फूलों को देखने के लिए? हाँ, जब फूल खिलेंगे तब हरीम ज़रूर हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। उसके सवालात शायद उसे हैरान नहीं कर रहे थे। शायद वो खुद भी ऐसी ही अधूरी रह जाने वाली बातों को सोच रहा था जिन्हें हरीम ने उनकी ज़िंदगी में वापस आकर पूरा करना था। ऑपरेशन शुरू होने के 3-4 घंटों तक तो वो किसी न किसी तरह खुद को संभाले ही रही थी, मगर अब गुजरता हर लम्हा उसी कड़े अजाब में गुजर रहा था। ये लम्हा था हरीम हुसैन की नहीं, खैरत एहसान की ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाले सख्त तरीन लम्हात थे। बगैर आवाज़ के तस्बीहात करती, कुरानी आयत का विर्द करती, वो बेकरार से रोने लगी थी। पूरे 5 घंटे और 18 मिनट बाद इन्हें ये खुशखबरी मिली कि हरीम के वॉल का नुक्स ठीक कर दिया गया है, बाईपास मशीन हटा दी गई है। अब हरीम का दिल किसी भी मशीन के बगैर खुद धड़क रहा है। ये आधी खुशखबरी थी, मगर ये आधी खुशखबरी उसके लिए इतनी बड़ी थी कि मारे खुशी और तशक्कुर के उसकी आंखों से 2 आंसू टपक गए। कहाँ जा रही हो? शाह ने पूछा। रोई बहुत हूँ, अल्लाह से शिकवे बहुत किए हैं, अब ज़रा उसका शुक्र भी तो अदा कराऊं। रोते हुए उसने अशर से कहा,
खैरत का शुक्राना 15-20 मिनट पर मुश्तमिल रहा। वो अभी वापस नहीं आई थी। उसने डॉक्टर अंसारी को ऑपरेशन थिएटर वाले कॉरिडोर में चलकर आते दाएं तरफ से दूसरी तरफ मुड़ते देखा। यकीनन वो ऑपरेशन थिएटर से ही आ रहे थे और किसी और तरफ जा रहे थे, मगर उसे अपने पास आता देखकर मुस्कुराकर रुक गए। खुशखबरी तो यकीनन आपको मिल गई होगी। बेटी की नई जिंदगी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैरत भी उस वक्त उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने डॉक्टर अंसारी के इख्तितामी जुमले सुने थे। एक कामयाब ऑपरेशन के बाद मरीज के मुतल्लिकीन के खुशी से सरशार चेहरों को देखकर खुद भी खुशी और सरशारी अपने दिल में महसूस करते डॉक्टर अंसारी वहां से वापस मुड़ गए। उसने खैरत की तरफ देखा। हरीम फूल खिलते देखे कि खैरत अशर की आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू थे। हाँ, हरीम फूल खिलते देखेगी और जो कहानी कल रात मैंने उसे आधी सुनाई है उसे पूरा भी सुन पाएगी। मैंने जानबूझकर उसे आधी कहानी सुनाई थी, वो रोते हुए बोली। 1.5 घंटे के बाद इन्हें अंदर जाने की इजाजत मिली। इन्हें हरीम तो नजर नहीं आई, मगर सोई ढेर सारी मशीनों, तारों और आलात में जकड़ी हुई एक बच्ची। हरीम उसके पास खड़े होकर उसे छुए बगैर उसने आहिस्ता से उसे आवाज दी। वो बेआवाज अश्क बहाते आलूदगी की हालत में पड़े अपनी बेटी को देख रही थी। वो हरीम के पास से हटने के लिए आमादा नहीं थी, मगर अशर उसे हाथ पकड़कर आईसीयू से बाहर ले आया था। उसकी आईसीयू में ड्यूटी पर मौजूद कार्डियोलॉजिस्ट से तफसीली बातचीत हुई थी। खिरत की बेचैनी और बेकरारी को देखकर उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद आईसीयू में जाने दे रहा था, इस शर्त पर कि वह हरीम को देखकर फौरन बाहर आ जाएगी। रात के 9 बज रहे थे और डॉक्टर के मुताबिक हरीम की हालत तसल्ली बख्श थी। परसों रात अपने घर पर इन दोनों ने हरीम के साथ जो डिनर किया था, खिरत ने तभी इतना थोड़ा सा बहुत खाया था। इसके बाद से वो मुसलसल भूखी प्यासी थी। कई रातों से मुसलसल जाग रही थी। वो भी 2 रातों से बिल्कुल नहीं सोया था, मगर मर्द और औरत की जिस्मानी ताकत में बहुत फ़र्क होता है। उसे अभी डर लग रहा था कि वो बेइंतहा टेंशन के साथ मुसलसल भूखा प्यासा रहकर कहीं वो खुद अपनी तबीयत ख़राब ना कर ले। उसे अस्पताल से घर ले जाने की कोशिश करना बिल्कुल बेसूद था। वो हरीम से दूर जाने पर किसी कीमत में भी राज़ी ना होती। रात 9:15 बजे जब दोनों हरीम को देखकर 2 मिनट के बाद वहाँ से बाहर निकले, तब वो खैरत का हाथ पकड़कर उसको कॉरिडोर के दूसरे हिस्से में ले जाने लगा। उसे बेंच की जगह किसी और जगह जाते देखकर ठिठकी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन हरीम, वो यहाँ अकेली। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हरीम अकेली नहीं है। उसकी बहुत अच्छी सी देखभाल करने के लिए इंतहाई काबिल डॉक्टर और नर्सें मौजूद हैं। उसने फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हरीम कहना चाहा, मगर उसके किसी एहतजाजी अंदाज को खातिर में न लाता उसे तवील कॉरिडोर के इख्तितामी हिस्से में बने लाउंज की तरफ ले आया। वो उसे लेकर लाउंज में दाखिल हुआ। उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। पूरा कमरा खाली पड़ा था। अशर ने उसे हाथ से पकड़कर सोफे पे बिठाया और फिर खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। हरीम को अच्छी देखभाल करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, उसकी जिम्मेदारी करने के लिए तुम्हारा खुद का सेहतमंद और फिट रहना इंतहाई ज़रूरी है। अगर तुम खुद बीमार पड़ गई तो हरीम का ख्याल कौन रखेगा? उसने रसानियत से उसे समझाया। मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो नाराज़ी से बोली। इस तरह मुसलसल भूखा रहकर, ना सोकर तुम ठीक ठीक किस तरह रह सकोगी खैरत? तुम्हारे लिए कुछ खाना और थोड़ा सा सोना बहुत ज़रूरी है। वो उसके पास से उठा और सोफे के पास रखी छोटी मेज़ पर मौजूद लैंप ऑन कर दिया। ट्यूबलाइट इसने कसदन नहीं जलाई थी। वो नींद भगा भगा कर खुद को ज़बरदस्ती जगा रही थी। उसे वहीं बैठा छोड़कर वो कमरे से बाहर निकला। हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ कैफेटेरिया रात को 9 बजे बंद हो जाते हैं। वो 20-25 मिनट लेट हो गया था, इसलिए अब उसे कहीं बाहर से जाकर कुछ लाना था। पार्किंग लॉट में आकर वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब उसके मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। इस नंबर को बिल्कुल भी ना पहचानते उसने कॉल रिसीव की। अशर साहब बोल रहे हैं? किसी नौजवान खातून की आवाज़ थी। जी। उसने आवाज़ को पहचानने की कोशिश करते कदरे हैरत से पूछा। मैं खैरत की दोस्त अफशीन बोल रही हूँ, नवाब शाह से। आपको इस बेवक्त ज़हमत देने पर माजरत चाहती हूँ, लेकिन खैरत के मोबाइल पर दोपहर से ट्राई कर करके थक गई हूँ। तो फिर मैंने आपके अपार्टमेंट फ़ोन करके आपकी मुलाजमत से आपका सेल नंबर लिया। दरअसल मैं हरीम की खैरियत पूछना चाह रही थी। हरीम कैसी है? उसका ऑपरेशन? अल्लाह का शुक्र है, ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा है। अभी हरीम आईसीयू में है। खैरत ने अपना मोबाइल शायद ऑफ किया हुआ है। अभी मैं अस्पताल से बाहर हूँ।
वरना आपकी उससे बात करा देता। मैं आधे घंटे तक वापस पहुँच